नमस्कार दोस्तों, 16 अप्रैल 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला एडिटोरियल है अ मल्टीपोलैरिटी स्क्रिप्टेड बाय द मिडिल पावर्स। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है जिसमें एक तरफ यूएस पे सेंटर पे और दूसरी तरफ रशिया और चाइना के रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं और ये जो दोनों ग्रुपिंग्स हैं अपनी तरफ देशों को खींचने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे 4 मिडिल पावर्स का नाम लिया गया है जो कि यहाँ पे काफी हद तक आगे आने वाले समय में चीजों को डिसाइड करेंगी। ये 4 मिडिल पावर्स हैं जापान, ईरान, टर्की और इंडिया। अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रीज जिस तरफ जाएंगी उस तरफ का पलड़ा भारी होगा। वैसे अगर आप बात करो तो जापान, ईरान, टर्की और इंडिया में आपको लगेगा कि जो इंडिया है, जापान है, वो इंडो पैसिफिक के साथ जुड़ा है तो यूएस के साइड है। और ईरान और टर्की तो भले ही टर्की नाटो का मेंबर है लेकिन थोड़ा थोड़ा वो प्रो चाइना और प्रो रशिया हो रहा है यहाँ पे। सेम गोज फॉर ईरान। ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ईरान के पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो सैंक्शंस के चलते उसको प्रो रशिया और चाइना होना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जापान, ईरान, टर्की और इंडिया, ये 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि इंडिपेंडेंस की बात करती हैं और ऑटोनॉमी की बात करती हैं, और इन ऑटोनॉमी को पाने के चलते ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाएंगी, ना कि किसी एक ग्रुपिंग का पार्ट बनेंगी। इस चीज को यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं। काफी एक अच्छा व्यू पॉइंट दिया है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तलमीज अहमद साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। एम्बेसडर रह चुके हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, ओमान और यूएई के। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या क्या बताया है अहमद साहब ने, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है ऑन द ट्रेल ऑफ सेकंड वेव्स डायनेमिक्स। भाई, यहाँ पे एम एस शेषाद्री साहब और टी जैकब जॉन का लिखा हुआ ये आर्टिकल है। ये दोनों जो लोग हैं ये अक्सर कर आप देखोगे कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल ये लिखते हैं। और जब फर्स्ट वेव कोरोना की फैल रही थी, इन्फेक्शंस बढ़ रहे थे, टेस्टिंग को लेके, री इन्फेक्शन रेट को लेके, इन्होंने बाकी पहले भी काफी सारे स्टैटिस्टिक्स की बात की है। यहाँ पे भी ये कुछ स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं। कुल मिला के एक स्पेकुलेटिव, आप कह सकते हो एजम्पशन के बेसिस पे शेषाद्री साहब और जैकब जॉन साहब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेकेंड वेव इन्फेक्शन की चल रही है ये कब पीक करेगी और कब तक इन्फेक्शन कम होना शुरू करेंगे। तो शेषाद्री साहब की अगर बात मानी जाए तो जून के लगभग ये जो सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन है कोरोना की, ये खत्म होगी। देखते हैं इनका क्या कैलकुलेशन है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। नेक्स्ट, प्रोबिंग द स्लूथ्स। ये जो नाम्बी नारायण जी का केस था, नाम्बी नारायण जी इसरो में साइंटिस्ट थे, इनका ऊपर एस्पियोनाज केस लगा। इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि पाकिस्तान को इसरो की सर्च फाइंडिंग्स, रिसर्च फाइंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके ऊपर काफी लंबी, आप कह सकते हो, इंक्वायरी चली और बाद में इनको निर्दोष पाया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको 50 लाख रुपए का कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया गया। नाम्बी नारायण जी की कहानी को अगर आप जानना चाहते हो तो विनीत सर ने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, द नाम्बी इफेक्ट, इसरो साइंटिस्ट नाम्बी नारायण। एक्चुअली में एक मूवी आने वाली है इनके ऊपर, तो इसके रिस्पेक्ट में नाम्बी नारायण जी के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में विनीत सर ने बहुत डिटेल में बता रखा है। तो अगर आपने इस आर्टिकल को ना देखा हो तो जरूर देख लीजिए जाके, ठीक है। उसके बाद जो आखिरी आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है लूजर स्ट्रीक। स्पोर्ट्स में जब स्कैंडल होता है, स्पोर्ट्स में जब करप्शन होता है, जब मैच फिक्सिंग टाइप की चीजें सुनने में आती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो भरोसा होता है ना वो स्पोर्ट्स पर छूट जाता है। और कुछ ऐसी न्यूज यहाँ पे निकल के आई है। जिम्बाब्वे के एक पहले प्लेयर रह चुके हैं, वो जिम्बाब्वे के कैप्टन भी रह चुके हैं, हीथ स्ट्रीक। हीथ स्ट्रीक के ऊपर ये इल्जाम लगा और हीथ स्ट्रीक ने अभी अभी एक्सेप्ट भी किया है कि 2016 से लेकर 2018 में आईपीएल में जब वो बहुत सारी टीमों के कोच थे उस समय पे प्लेयर्स के पर्सनल कांटेक्ट नंबर उन्होंने बुकीज को प्रोवाइड किए। बुकीज जानते हैं ना, जो सट्टा खेलते हैं। जन्नत नाम की एक मूवी आई थी इमरान हाशमी में, इमरान हाशमी उसमें एक बुकिंग होता है। तो बुकी मतलब जो सट्टा अट्टा खेलते हैं क्रिकेट टिकट पे, कि इस बॉल पे आउट हो गया तो दुगना, ये जीत गया तो इतना पैसा, इस टाइप की चीजें जो कि कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग स्पिरिट के अगेंस्ट हो। ये जो बुकीज का बिजनेस होता है बहुत डीपली इनग्रेड होता है और उसमें काफी पैसा इन्वॉल्व होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 4 आर्टिकल्स है और बहुत प्रॉपर तरीके से इन 4 आर्टिकल्स की हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको पॉलिटी की, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट फैक्टर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो चुका है, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पूरी खत्म हो चुकी है, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स चल रही है। हालांकि रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स और सतीश चंद्र की मिडिल हिस्ट्री की वीडियोस थोड़ी बंद है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अगले 5 से 6 दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि दोनों की 20-20 वीडियोस कम से कम अपलोड करूं, ओके। और इन एनी केस प्रीलिम से पहले तो मुझे कंप्लीट करना ही है, तो बी श्योर ऑफ दैट। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, ओके। अलग अलग प्रकार से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए।
तो बात करते हैं यहाँ पे, बस कहानी की तरह सुनिए चीज़ों को। कहीं ना कहीं जब एंकरेज कॉन्क्लेव हुआ, अलास्का में मीटिंग हुई, तो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइनीज डेलीगेशंस के बीच में जो एनिमोसिटी थी, जो एक प्रकार की लड़ाई थी, वो सामने आई। 19 मार्च को आप देखोगे ये मीटिंग हुई, तो उसके बाद पब्लिक में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को किलर बोल दिया। व्लादिमीर पुतिन भी चुप नहीं बैठने वाले थे, उन्होंने भी पलट के जवाब दिया यहाँ पे जो बाइडेन को। जो बाइडेन इतना ज्यादा अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन पे, इसके ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो बनाई है, ये रही वो वीडियो। टाइटल है व्हाट टाइप ऑफ वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, क्राइमिया डॉनबस रीजन का डिस्प्यूट क्या है, मिंस्क एग्रीमेंट का यहाँ पे क्या रोल है। तो रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की जो हिस्ट्री है 2014 से कैसे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, और जब क्रीमियन पेनिनसुला को रशिया ने कब्जा लिया जबरदस्ती अटैक करके, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रशिया से नाराज हो गई, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए। जो ईस्टर्न यूक्रेन, साउदर्न यूक्रेन का क्रीमियन पेनिनसुला तो वैसे ही रशिया कब्जा चुका है, जो ईस्टर्न यूक्रेन का डॉनबास का इलाका है वो भी एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है जो कि रशिया के डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है, बट प्रो रशिया सेपरेटिस्ट के हाथ में। और कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि रशिया के ही हाथ में, वहां पे बहुत सारे लोगों के पास रशियन पासपोर्ट तक आ चुके हैं, जबकि वो रहे यूक्रेन की बाउंड्री के अंदर रहे। तो ये पूरा रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इस वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है। इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए जाके, आपको काफी मदद मिल जाएगी, आइडिया मिल जाएगी कि यहाँ पे जो बाइडेन इतना एंटी रशिया क्यों हो रहा है। इनफैक्ट ये सारी की सारी वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज रशिया से इतनी ज्यादा नाराज क्यों है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर रिसेंटली ये भी देखा गया कि जो मिस्टर बाइडेन है वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट ज्वाइन करने में थोड़ा हिचक रहे हैं। पहले आप वाला किस्सा चल रहा है, ईरान को बोल रहे हैं कि पहले ईरान जेसीपीओ के प्रोविजंस को माने तब हम सैंक्शंस हटाएंगे। ईरान बोल रहा है जब तक सैंक्शंस नहीं हटेंगे हम जेसीपीओ के प्रोविजंस को नहीं मानेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे चाइना, रशिया, ईरान, यूएस, एक प्रकार की आप कह सकते हो कि ग्रुपिंग सी बनती यहाँ पे नजर आ रही है। कैसे ग्रुपिंग बनती नजर आ रही है? अगर आप बात करो जो बाइडेन की स्ट्रेटजी में, जो बाइडेन कुछ हद तक बिल्कुल वही कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। वो इंडो पैसिफिक के इलाके को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और इंडो पैसिफिक के अंदर में वो एक कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। 12 मार्च को ही मिस्टर बाइडेन ने एक ऑनलाइन समिट मीटिंग की 4 क्वाड मेंबर्स की, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इसके पार्ट है। और इन्होंने बोला कि हम कमिट करेंगे टू अ फ्री, ओपन, रेजिलियंट एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। ये जो क्वाड का कंसेप्ट है ये चाइना को तो बिल्कुल पसंद वैसे ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सीधे सीधे चाइना के ऊपर अटैक मारा गया इसमें। हालांकि इसमें बात नहीं की गई है, बट बोल रहे हैं कि भाई इंटिमिडेशन फ्री इंडो पैसिफिक। अभी साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन का पार्ट है, और इंटिमिडेशन फ्री, तो आपको पता ही है कि साउथ चाइना सी में कौन सी कंट्री इंटिमिडेट करती है, चाइना इंटिमिडेट करती है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्वाड के अगेंस्ट बात करता है चाइना, और कहीं ना कहीं रशिया भी यहाँ पे क्वाड के अगेंस्ट बात कर रहा है। वो बहुत नेचुरल है, क्योंकि यूएस और रशिया की नहीं बन रही है, तो ऑब्वियसली बात है क्वाड के अगेंस्ट बोलेगा रशिया। और रशिया इस समय पे बहुत हद तक चाइना के ऊपर इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट है, इसलिए भी साइनो रशियन रिलेशन इस समय पे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कुल मिला के आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये जो रशिया और चाइना जैसी कंट्रीज है वो क्वाड को एज अ पार्ट ऑफ न्यू कोल्ड वॉर बता रही है, जबकि हमारे जयशंकर साहब अक्सर कर देख के ये बोल चुके हैं, कई सारे इंटरनेशनल फोरम्स में ये बोल चुके हैं कि इंडो पैसिफिक एक कोल्ड वॉर की बात नहीं करता है। अफ्रीकन कोस्ट से लेके बहुत सारी कंट्रीज इस इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं, यहाँ पे मिलिट्री उतनी इन्वॉल्व नहीं है। चलिए कोई अलग बात नहीं। नई कोल्ड वॉर की बात की जाए तो जो बाइडेन से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर इतने इल्जाम लगाए कोरोना के फैलने के बाद। कोरोना के लिए चाइना को ही रिस्पॉन्सिबल माना। उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पोम्पियो साहब, वो कहीं ना कहीं लाइक माइंडेड नेशंस को ओपनली कॉल देते थे कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करो, चाइना की सप्लाई लाइंस को तोड़ो। तो इसके चलते कहीं ना कहीं यूएस और चाइना के रिश्ते तो ओपनली खराब हुए थे। जो बाइडेन के समय पे ओपनली उतना कुछ नहीं हो रहा। अगर आप यूएस की बात करो, हॉस्टिलिटी की बात करो रशिया के साथ, तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रशिया ने जब यूक्रेन के क्रीमियन पेनिनसुला को 2014 में कब्जा लिया, और आप बोलोगे 2014 में क्यों कब्जा आया, क्योंकि एक प्रो रशियन जो प्रेसिडेंट थे यूक्रेन के, उनको डिपोज कर दिया गया था। बहुत हद तक यूक्रेन प्रो वेस्टर्न हो रहा था, जो कि रशिया को पसंद नहीं आ रहा था, तो क्रीमिया कब्जा लिया रशिया ने, और ईस्टर्न यूक्रेन में अच्छी खासी घुसपैठ कर रखी है। तो कुल मिला के इसके चलते यूएस रशिया के रिश्ते बच्चे। हालांकि यूएस इतना अच्छा नहीं है कि यूक्रेन की जाके मदद ही करने लगे, रशिया से ओपनली जंग छोड़ दे, लेकिन पीछे से मदद कर रहा है हथियार वगैरह प्रोवाइड करके। फिर यूएस रशिया के ऊपर ये इल्जाम भी लगाता है कि जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे 2016 में, उसमें साइबर इंटरफेरेंस की थी रशिया ने। तो ये सब बातें यहाँ पे होती रहती हैं। तो कुल मिला के यूएस की हॉस्टिलिटी के चलते चाइना और रशिया एक दूसरे के काफी पास आ चुके हैं। कहीं ना कहीं इस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में चाइना और रशिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोएक्टिवली।
चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को रशिया बढ़ बढ़ के सपोर्ट दे रहा है। ग्रेटर यूरेशियन पार्टनरशिप की बात हो रही है और ये दोनों कंट्रीज कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, चाइना तो सीधे सीधे बोल रहा है और रशिया थोड़ा इनडायरेक्ट रेफरेंस के साथ बोलता है, चूंकि इंडिया इन्वॉल्व है, कि ये जो क्वाड नाम का ग्रुपिंग है ये ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को अंडरमाइन कर सकता है, हिला सकता है। कुल मिलाकर रशिया और चाइना भी थोड़े डरे हुए हैं इस क्वाड ग्रुप से, अगर देखा जाए तो। अगर इतने नहीं डरे हुए होते तो कुछ बोलते नहीं। तो यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल बाइनरी बनती नजर आ रही है। जियोपॉलिटिकल बाइनरी मतलब एक तरफ आपको ग्रुप दिख रहा है इंडो पैसिफिक वर्सेस दूसरी तरफ ग्रुप दिख रहा है यूरेशिया। ऑब्वियसली बात है, इस यूरेशिया में रशिया और चाइना मोस्ट डोमिनेंट है, लेकिन अपने साथ वो पार्टनर्स को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो इंडो पैसिफिक वर्सेस यूरेशिया ये यहाँ पे नजर आ रहा है। और इस इंडो पैसिफिक वर्सेस यूरेशिया ये जो बाईपोलर वर्ड बनता नजर आ रहा है, इसमें कितना ये बाईपोलर रहेगा और कितना ये मल्टीपोलर रहेगा, ये 4 कंट्रीज डिसाइड करेंगी। और वो 4 कंट्रीज हैं आपकी जापान, ईरान, टर्की और इंडिया। ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। जापान, ईरान, टर्की और इंडिया को यहाँ पे मिडिल पावर्स बोला गया है और बोला गया है कि ये एक ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास पावर को रीजनली प्रोजेक्ट करने की ताकत है, अलायंसेस बिल्डअप करने की ताकत है, स्ट्रेटजीज ऑफ इंटरनेशनल पावर्स, मतलब कि कुल मिला के ओवरऑल इंटरनेशनल पावर बैलेंस किस तरफ जाएगा उसको काफ़ी हद तक हिलाने की ताकत इन 4 कंट्रीज़ के पास है। अब अभी के लिए आपको प्राइमा फेसी देखने में ये लगेगा कि भाई इनके अलायंसेस तो ऑलरेडी फिक्स हैं। जापान और इंडिया तो वैसे ही क्वाड में इन्वॉल्व है, तो वो इंडो पैसिफिक का साथ हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान की बात की जाए तो ईरान के ऊपर यूएस ने इतने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं वेस्टर्न कंट्रीज ने कि ईरान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो वो चाइना और रशिया की तरफ जाएगा। चाइना वैसे भी वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और रही बात टर्की की, तो टर्की भले ही नाटो का मेंबर है बट थोड़ा थोड़ा प्रो रशिया और चाइना यहाँ पे होता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि अभी भी इन 4 कंट्रीज के रिएक्शंस कैसे होंगे इस बात पे कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ये जो 4 कंट्रीज है ना, जापान, इंडिया, टर्की और ईरान, ये इन 4 कंट्रीज के बारे में आप बिल्कुल 100% तौर पे ये नहीं बोल सकते कि कौन से अलायंस में। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप बात करो जापान की। जापान का ऑलरेडी चाइना के साथ एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है ईस्ट चाइना सी में। सेनकाकू नाम के जो आइलैंड्स है ना, जापान क्लेम करता है हमारे हैं, चाइना क्लेम करता है हमारे हैं। अगर आप बात करो तो जापान की यूएस के साथ एक सिक्योरिटी ट्रीटी है 1951 की, जिसमें यूएस ने बोला है कि अगर जापान के ऊपर अटैक हुआ तो हम जापान को प्रोटेक्ट करेंगे। तो सिक्योरिटी की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जापान यूएस पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप ट्रेड की बात करो, इकोनॉमी की बात करो, तो यहाँ पे आपको चाइना जापान के रिलेशन देखने पड़ेंगे। 2019 में जापान में जितनी भी चीज़ें इंपोर्ट हुई, 24% इंपोर्ट चाइना से है। मतलब जापान को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जो जो भी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ी, 24% ऑफ द इंपोर्ट्स वर फ्रॉम चाइना। फिर जापान ने जो भी सामान एक्सपोर्ट किया, 19% ऑफ द सामान कहाँ गया? चाइना गया। तो सोचिए जापान के पूरे 19% एक्सपोर्ट जा रहे हैं चाइना में। चाइना के 20 मतलब जापान के अंदर जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं वो 24% आ रहे हैं चाइना से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि इंस्टेंस बनता नजर आ रहा है जहाँ पे अपनी सिक्योरिटी के लिए जापान यूएसए पे डिपेंडेंट है और अपने ट्रेड और प्रॉस्पेरिटी के लिए जापान चाइना पे डिपेंडेंट है। तब जब इस हद तक चाइना के साथ जापान की ट्रेड पार्टनरशिप है तो क्या आप लगता है कि जापान चाइना को बिल्कुल ही अपोज करेगा? ऑब्वियसली बात है, थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पे एक और बात है, शिंजो एबे साहब 8 साल तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे जापान के। इन्होंने जापान की इकोनॉमी को बहुत तेजी से बढ़ाया, जापान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आया। अभी जापान की इकोनॉमी अच्छी खासी ऊपर है, इतनी अच्छी है कि जापान ने $200 बिलियन का पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चला रखा है। ये जो जापान का पार्टनरशिप फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एशिया और अफ्रीका की अलग अलग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा। उसके बाद आप बात करो तो जापान सेलेक्टिवली चाइना के बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट्स के साथ भी कोऑपरेट करने के इंटरेस्ट में नजर आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जापान यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सीधे बाहर है, वो चाइना के साथ इंगेज करना चाहता है सिलेक्टिव बेसिस पे बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट्स पे, जो कि इससे जापान की इकोनॉमी को फायदा है। तो कुल मिला के यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फेसेट्स नजर आ रहे हैं जिसके चलते जापान पूरी तरीके से इंडो पैसिफिक का पार्ट बन जाएगा और एंटी चाइना हो जाएगा, इस बात के चांसेस कम लग रहे हैं। फिर आ जाते हैं इंडिया पे। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया और चाइना के रिश्ते ऐसा लगता था कि बड़े अच्छे हो गए, लेकिन अच्छे कतई नहीं है। वो ना पहले अच्छे थे ना आज अच्छे थे। चाइना एक नंबर का धोखेबाज देश है, ये हमें बिल्कुल इस बार के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पूरे इशू से पता चल चुका है।
अब आप देखो 2016 से इंडिया और यूएस के जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। इंडिया ने यूएस से बहुत सारे डिफेंस परचेजेस किए हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी इंटेलिजेंस शेयरिंग के एग्रीमेंट साइन किए हैं, क्वाड के लेवल को सितंबर 2019 में मिनिस्टीरियल लेवल तक बढ़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो जो बॉर्डर का स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया चाइना का, यहाँ पे शायद चाइना इंडिया को रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया को याद भी रखना चाहिए कि जब भी कुछ ऐसा डिस्प्यूट होता है एलएसी पे, एलएसी लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी है, और अगर इंडिया चाइना का 3,500 किलोमीटर के लैंड बॉर्डर पे डिस्प्यूट होता है तो क्वाड यूएसए कोई भी इंडिया की मदद के लिए नहीं आएगा, सब वोकल स्टेटमेंट्स ही देंगे। शायद चाइना बार बार इंडिया को रिमाइंड करने की कोशिश करता है, और इंडिया को ये बात पता भी है और ये बात सच भी है। अगर सच में कल की डेट में हमारे लैंड बॉर्डर पे कोई जंग हो जाता है ना, पीछे से यूएसए क्वाड कोई भी मदद करने नहीं आने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। इंडिया को यूएस के साथ हमें पार्टनरशिप भी करनी स्ट्रेटेजिकली, एट द सेम टाइम चाइना के ऊपर जो हम ट्रेड में डिपेंडेंट है उसको भी साथ साथ लेके चलना है। एट द सेम टाइम रशिया के साथ भी हमें अपने रिश्ते रखने हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हमने साइन कर रखे हैं रशिया के साथ। तो बिल्कुल इंडिया भी इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट में घुस जाए और एंटी चाइना रशिया हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ईरान की बात की जाए तो ईरान के ऊपर क्रिपलिंग सैंक्शंस लगा दिए गए। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे उनकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे जा रही है। फिर वहाँ पे कंजर्वेटिव मॉडरेट्स की भी लड़ाई है। तो नेचुरली यूएस से और वेस्टर्न कंट्री से ईरान परेशान है, तो वो कहाँ जाएगा? वो चाइना और रशिया की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कल की डेट में सैंक्शंस हट जाते हैं तो ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रखना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि ईरान ये चाहता है कि आंख बंद करके मैं हमेशा चाइना और रशिया की तरफ ही रहूंगा। ईरान विल ऑलवेज वांट टू मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ईरान के बारे में ये बोला जा सकता है कि जब तक उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, उसकी मजबूरी है कि उसको एंटी यूएस रहना है और चाइना रशिया की तरफ जाना है। मोमेंट सैंक्शंस हट जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उसके एंगेजमेंट्स बढ़ जाते हैं। ऐसा लगता नहीं है कि पूरी तरीके से जो यूरोशिया वाला ग्रुप है, चाइना और रशिया के अलायंस वाला, इसमें पूरी तरीके से ईरान इन्वॉल्व होगा। और रही बात है प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगन साहब की, तो प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगन साहब न्यू ऑटोमिनिज्म की बात कर रहे हैं। अपने आसपास के इलाके में अपने आप को खलीफा की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टर्की की ग्लोरी को मिलिट्री और डॉक्ट्रिनल लीडरशिप से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आसपास के ओटोमन एम्पायर की टेरिटरीज में। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ रशिया और चाइना की तरफ जाएंगे, इसके चांसेस भी कम है। टर्की यूएस के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे रखना चाहता है, एशिया की बहुत सी कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते रखना चाहता है। चाइना रशिया की तरफ पूरी तरीके से जाएगा, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑथर यहाँ पे यही बोल रहे हैं, तलमीज अहमद साहब यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि ये जो 4 मिडिल पावर्स हैं, टर्की, ईरान, इंडिया और जापान, ये डिसाइड करेंगे मल्टीपोलैरिटी ऑफ द कमिंग टाइम्स। ये 4 कंट्रीज किसी भी हाल में बाइपोलर नहीं होने देंगी वर्ल्ड को। कोल्ड वॉर के चांसेस कम ही रहेंगे। मल्टीपोलैरिटी इन 4 कंट्रीज की वजह से मेंटेन्ड रहेगी। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। अगले आर्टिकल चलते हैं। ऑन द ट्रेल ऑफ द सेकेंड वेव डायनेमिक्स, इंडिया लेट इट्स गार्ड डाउन टू अर्ली एंड पॉलिसी हेजिटेंसी इन फास्ट स्प्रेडिंग वायरस म्यूटेंट्स हैव एडेड टू द सर्च। क्या बोला जा रहा है कि भाई इंडिया ने अपने गार्ड को जल्दी डाउन कर लिया, उसके चलते कोरोना फैल रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे। कोरोना वायरस की 3rd वीक ऑफ फरवरी में एकदम से बहुत तेजी से वेव ऊपर उठी। बिल्कुल ही आप कह सकते हो 3rd वीक ऑफ फरवरी से कोरोना वायरस उठना शुरू हुआ और गजब तरीके से उठ रहा है। ठीक है, अगर आप बात करो यहाँ पे नंबर्स की एनालिसिस करी जाए, कोरोना वायरस के जो केसेस थे 3rd वीक ऑफ जनवरी पे नैडर पे आ गए थे, मतलब काफी नीचे आ गए थे। ओके, उसके बाद 4 हफ्ते तक ये नीचे ही रहे, लेकिन 3rd वीक ऑफ फरवरी से ये बहुत तेजी से उठना शुरू हो गया। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स का कंपैरिजन है, ध्यान से सुनिएगा। 16 सितंबर 2020 को देश में टोटल नंबर ऑफ कोरोना केसेस थे 51,15,893। इन 51 लाख केसेस को होने में 6 महीने लगे थे। लेकिन अगर आप सेकेंड वेव की बात करो तो सेकेंड वेव ने पिछले 8 हफ्ते में ऑलरेडी इन्फेक्शंस को 29,66,000 पे पहुंचा दिया है। मतलब पहले पीक में 6 महीने में जितने इन्फेक्शंस आए थे 51,15,893, उसके 58% 29,66,000 तो 8 हफ्ते में ही आ गए हैं सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में। मतलब सेकेंड वेव ऑफ कोरोना यहाँ पे बहुत डेंजरसली आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब यहाँ पे स्पेकुलेटिवली कुछ कैलकुलेशंस की हैं ऑथर ने। तो स्पेकुलेशन है, ये कोई फिक्स्ड सरकारी डाटा नहीं है, ये जॉन जेकब साहब और शेषाद्री साहब अपने दिमाग से स्पेकुलेशन कर रहे हैं। देखिए, पहले ये कंक्लूड किया गया था कि फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन में जो 60% आबादी है हमारे देश में वो इन्फेक्ट हो चुकी है। तो हमारे देश की 7% आबादी इन्फेक्ट होने वाली कितनी है? 828 मिलियन, यानी
82 करोड़ 80 लाख लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हुए हैं। तो मतलब कितने लोग अनइन्फेक्टेड हैं? 40% अनइन्फेक्टेड है। ऐसा बोला गया था ना कि भाई हार्ड इम्यूनिटी आ गई। आप देखिए सितंबर के एंड के बाद केसेस कम होने लगे, जनवरी तक केसेस कम रहे, सबको लगा कि हार्ड इम्यूनिटी आ गई, इंडिया ने कोरोना को हरा दिया। ठीक है भाई, सबको लगा कि इंडियंस गंदे हैं तो इम्यूनिटी जल्दी आ जाएगी, इस टाइप की बहुत सी बातें मार्केट में घूमने लगी। तो ये बोला कि भाई 60% लोग ऑलरेडी कोरोना से इन्फेक्ट हो चुके हैं, 40% लोग कोरोना से इन्फेक्ट नहीं हुए। तो अगर 1380 मिलियन की पॉपुलेशन मानी जाए, 138 करोड़ की पॉपुलेशन मानी जाए इंडिया की, और उसमें से ये मानी जाए कि 828 मिलियन इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो कितने बचे? 552 मिलियन बचे। मतलब भाई 552 मिलियन लोग, 55 करोड़ से ज़्यादा लोग बचे जिनको कोरोना नहीं हुआ था। ठीक है भाई। अब यहाँ पे रिसेंट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी जिसने बोला कि री इन्फेक्शन रेट इंडिया में 4.5% है। अभी री इन्फेक्शन रेट क्या होता है? री इन्फेक्शन रेट ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कोरोना हुआ, उसका कोरोना ठीक हो गया, उसको फिर से कोरोना हो गया, ये होता है री इन्फेक्शन। अगर आपको पहली बार कोरोना हुआ दैट इज नॉट री इन्फेक्शन। अगर आपको कोरोना हुआ, ठीक हुआ, फिर से कोरोना हुआ, दैट इज री इन्फेक्शन। तो बोला गया कि इंडिया में जो री इन्फेक्शन रेट है वो 4.5% है। तो जिन 828 मिलियन लोगों को, 82 करोड़ 80 लाख लोगों को पहले कोरोना हुआ था, उनका 4.5% निकाल दीजिए तो क्या हो गया? री इन्फेक्शन। तो 828 मिलियन का 4.5% हो जाएगा 37.26 मिलियन, यानी 37.26 मिलियन आर ससेप्टेबल टू री इन्फेक्शन। तो 552 मिलियन लोग अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, और उसके साथ ये 37.26 मिलियन जोड़ दीजिए जो कि दोबारा इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो ओवरऑल सेकेंड वेव कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है? 589.26 मिलियन को, यानी 58 करोड़ 92 लाख लगभग लोगों को ये सेकेंड वेव इन्फेक्ट कर सकती है। ये सिर्फ स्पेकुलेशन चल रहा है, समझिए बात को। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टाइप की यहाँ पे कैलकुलेशन है, इसलिए मैं इस कैलकुलेशन को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ नए केसेस हैं, इनको यहाँ पे कंपेयर करते हैं। जब पहली वेव आई थी कोरोना की, ओके, और अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे थे, और अभी फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो हमको केसेस बढ़ते मिले हैं 2021 में, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करो, तो अगर आप कंपेयर करो 12 जून 2020 को, तो 12 जून 2020 को देश में केसेस आए थे 11,320, और अगर आप कंपेयर करो 16 फरवरी 2021 को, तो 16 फरवरी 2021 को केसेस आए थे देश में 11,795। तो 11,795 देख के लगा था कि भाई सब कुछ बहुत ठीक हो गया, लेकिन उसके अगले 8 हफ्ते में पिक्चर ही बदल गई है। 12 जून 2020 से 7 अगस्त 2020 का अगर आप डाटा कंपेयर करो, तो 12 जून 2020 से 7 अगस्त 2020 जो डेली केसेस थे वो 61,455 पे पहुंच गए थे। 5.4% का इंक्रीज था। यानी 12 जून 2020 को डेली जितने केसेस आ रहे थे, और 7 अगस्त को 5.4 केसेस टाइम्स आने लगे, यानी 5.5 गुना केसेस आने लगे। वहीं पे अगर आप 16 फरवरी 2021 को 13 अप्रैल 2021 से कंपेयर करो, तो 16 फरवरी 2021 को आए 11,795 केसेस, 11,795, लेकिन 13 अप्रैल 2021 को आए 1,85,248 केसेस, 1,85,000 केसेस, 15.7 गुना, 15.7 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या पता चला कि भाई अगर आप फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन और सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन में इंक्रीमेंट का रेट देखोगे, तो इंक्रीमेंट का रेट डेंजरसली बढ़ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन में जो नंबर ऑफ केसेस का डबल होने का टाइम था वो था 28 गुना, 28 डेज, मतलब नंबर ऑफ केसेस डबल हो रहे थे 28 में। तो पहले 100 केसेस थे तो 200 केसेस होने में कितना समय लग रहा था? 28 दिन लग रहे थे। लेकिन अब सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन में केसेस को डबल होने में केवल 10 दिन लग रहे हैं। समझ गया बात को? तो सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन में केसेस को डबल होने में केवल 10 दिन लग रहे हैं, फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन में केसेस को डबल होने में 28 डेज लग रहे थे। तो कुल मिला के यहाँ पे वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन में। फिर यहाँ पे आर वैल्यू ऑफ द वायरस की भी बात की गई है। अभी के लिए आपको ये सुनने में आया है कि सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन में बहुत अलग अलग प्रकार के वेरिएंट फैल रहे हैं। यूके वाला वेरिएंट पंजाब में तरकाट मचाए हुए, ब्राजील वाला वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वाला वेरिएंट, इंडिया में भी एक नए प्रकार का डबल म्यूटेंट वेरिएंट निकल के आ रहा है। तो फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन में जो भी वायरस का वेरिएंट घूम रहा था उसकी आर वैल्यू क्या थी? उसकी आर वैल्यू थी 2 से 3। अब आप बोलोगे आर वैल्यू क्या होती? आर वैल्यू ये होती है कि एक पर्सन इन्फेक्ट हुआ, अब उस पर्टिकुलर एक इन्फेक्टेड पर्सन ने कितने और लोगों को इन्फेक्ट किया। तो अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन ने 2 से और 3 लोगों को इन्फेक्ट किया तो आर वैल्यू बोलोगे 2 से 3। ओके, आप यहाँ पे देखोगे कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन में जो आर वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और शायद आर वैल्यू यहाँ पे 4 से भी ज़्यादा निकल के आ रही है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बोला जा रहा है, आर वैल्यू हमने देख ली,
हर्ड इम्यूनिटी का लेवल पहले वेव ऑफ कोरोना वायरस में कितना था? 60%। ठीक है भाई, तो फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना वायरस में हर्ड इम्यूनिटी का लेवल था 60%। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस में बोला जा रहा है कि कम से कम 75 to 80% होने वाला है हर्ड इम्यूनिटी का लेवल। यानी कि अभी जो लोग इन्फेक्ट होने के लिए बाकी हैं, लगभग मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट करके बताया है कि 589.26 मिलियन पीपल यहाँ पे वल्नरेबल है। देखिए ये यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। तो 589.26 मिलियन लोग अभी हैं जो कोरोना वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुए। तो अभी इनमें से कितने परसेंटेज लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे तो कोरोना वायरस की ये लहर रुक जाएगी? तो बोला जा रहा है कम से कम 75 से 80% लोग। यानी अगर आप इस 589.26 मिलियन का 80% कैलकुलेट करोगे तो लगभग 71 मिलियन, यानी 47 करोड़ से ज़्यादा लोग जब इन्फेक्ट होंगे तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है? पहली वेव में ऐसा इमेजिन किया गया कि 828 मिलियन लोग इन्फेक्ट हुए हैं, 60% जनता इन्फेक्ट हुई है। लेकिन एक्चुअली में ऑफिशियल नंबर्स कितने निकल के आए? ऑफिशियल नंबर्स निकल के आए 1,09,04,738। मतलब कि 82 करोड़ लोगों में से हमने क्या डिटेक्ट किया कि कितने लोगों को एक्चुअली में कोरोना हुआ? 1,09,04,738 लोगों को। मतलब कि 1.3.2% कोरोना केसेस ही हम पकड़ पाए फरवरी 13 2021 तक, ये यहाँ पे बोला गया है। एट द सेम टाइम अगर आप बात करो तो इसी डाटा के हिसाब से अगर आप कह सकते हो कि जो 471 मिलियन लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस में कम से कम कोरोना से इन्फेक्ट होंगे, तो इस 1.32% जो कि फर्स्ट वेव में हमने आइडेंटिफाई किया है। और देखिए यहाँ पे वेव्स को आप इस तरीके समझिए, कोरोना वेव ऐसे बड़ी नीचे आई तो ये पी है इन्फेक्शन का, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरी एक वेव मानी जाएगी। और अब जो सेकंड वेव ऐसे उठ रही है ना, तो यहां से लेके पूरी यहां तक ये पूरी सेकंड वेव मानी जाएगी। तो फर्स्ट वेव का मतलब ये नहीं होता कि पीक आया तो वेव खत्म हो गई। तो कुल मिला के पिछली बार कोरोना उठना शुरू हुआ और 13 फरवरी तक ये पूरी पहली पीक मानी गई है। इस टोटल में जो केसेस पकड़ के आए हैं वो आए हैं 1,09,04,738, जबकि टोटल क्या एक्सपेक्ट किया गया कि 82 करोड़ से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। मतलब कि जितने लोग इन्फेक्ट हुए हम एक्चुअली में पता कितना कर पा रहे हैं कितने लोग इन्फेक्ट हुए हैं? केवल 1.32% लोगों को हम पता कर पा रहे हैं। तो यही बोला जा रहा है कि सेकेंड वेव में भी हम केवल 1.32% ही पता कर पाएंगे। तो सेकेंड वेव में यहाँ पे स्पेकुलेटिव कैलकुलेशन से ऑथर ने पता किया है कि 471.4 मिलियन लोग इन्फेक्ट होने वाले हैं। इसका 1.32% कितना होता है? 6.223 मिलियन, यानी 62 लाख लोग लगभग। मतलब कि सेकेंड वेव में लगभग 62 लाख कोरोना केसेस निकल के आएंगे, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब तक यहाँ पे कितने निकल के आ चुके हैं? वो सेकेंड वेव जो 13 फरवरी के बाद शुरू हुई है उसमें अब तक लगभग 29,66,000 केसेस निकल के आ चुके हैं। और हमने अभी अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि सेकेंड वेव में 62 लाख केसेस लमसम हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कोरोना के। अब तक 13 फरवरी से लेके आप कह सकते हो 13 अप्रैल तक कितने केसेस निकल के आए हैं? 29,66,000। मतलब कि अगले 4 से 5 दिनों में अगर हम माने कि हाँ भाई 62 लाख का आधा 31 लाख यानी 3.1 मिलियन केसेस आ जाते हैं तो हम पीक पे पहुंच जाएंगे। मतलब अगले 4 से 5 दिनों में हम सेकेंड वेव के पीक पे पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कोरोना के केस नीचे गिरेंगे। ऐसा ऑथर यहाँ पे बोलना है। मतलब ऑथर यहाँ पे पहले तो एस्टिमेट कर रहा है कि सेकेंड वेव में टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आएंगे, जितने सरकार पकड़ पाएगी। आएंगे तो लगभग 47 करोड़, ठीक है ना। सरकार लगभग 1.32% पकड़ पाएगी, मतलब 62 लाख से ज़्यादा केसेस पकड़ पाएगी, जिसमें से 29.6 लाख केस तो अभी हमने पकड़ लिए हैं। और प्रेजेंट रेट के हिसाब से मान लो अगले 4 से 5 दिन में 31 लाख लोग आ जाते हैं, मतलब कोरोना का पीक आ गया। अब फिर केसेस नीचे जाने शुरू होंगे और केसेस नीचे जाते 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 भी जून में हम लोग पहुंच जाएंगे। आप कह सकते हो कि मिड जून 2021 तक आते आते हम ये बोल सकते हैं कि बहुत लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन आ जाएंगे इंडिया में। ऐसा यहाँ पे ऑथर एस्टिमेट करके बोल रहा है। ऑथर का एस्टिमेशन यहाँ पे कितना सही है कितना गलत है ये तो आगे आने वाले 5-6 दिनों के बाद या एंड जून तक आते आते ही पता चल पाएगा। फिर यहाँ पे कुछ चेंजेस भी एक्सपेक्ट किए जाते हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन की रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कर्व्स को इम्पोज किया जा रहा है, ठीक है, पहले से री इन्फेक्शन रेट हाई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो थोड़े बहुत एस्टिमेशंस किए हैं इन एस्टिमेशंस में वेरिएशन भी निकल के आ सकते हैं। इंडिया में जो वैक्सीनेशन का पेस है वो काफ़ी धीमा बताया जा रहा है। अब तक केवल 1% जनता हमारी देश की दोनों डोजेस ले चुकी है। बहुत सारे लोगों को अभी भी डोज लेना बाकी है। ओके, प्लस डोज लेने में प्रॉब्लम है। पहली डोज के बाद आपको कम से कम 2 से 3 हफ्ते रुकना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे के पूरे वैक्सीनेशन साइकिल को ख़त्म करने में भी समय लगता है।
तो ये जो इन्फेक्शन से काफ़ी समय तक फैलने वाले हैं। फिर यूके वेरिएंट की बात की जाए तो पंजाब में एकदम से ये जो कोरोना वायरस का आप कह सकते हो राइज आया है, कहीं ना कहीं ये यूके वेरिएंट की वजह से आया है। इंडिया में और वेरिएंट्स कितने फैल रहे हैं इसके ऊपर ऑलरेडी सेरो स्टडी चल रही हैं। अभी उन सेरो स्टडीज़ के रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। एक डबल म्यूटेंट वेरिएंट इंडिया का भी फैल रहा है, वो किस हद तक खतरनाक है ये भी यहाँ पे समय ही बताएगा। कुल मिला के यहाँ पे लोगों की गलती भी पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑथर बोल रहे हैं कि भैया अर्ली फरवरी आते आते लोगों के जहन के अंदर से पैंडेमिक का डर निकल गया। लोगों ने अपने गार्ड को लोअर कर दिया, वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा, लोग बाहर जाने लगे, सोशल गैदरिंग्स करने लगे। पहले वो विजिलेंट रहते थे फर्स्ट वेव ऑफ इन्फेक्शन के दौरान, फिर वो विजिलेंसी बंद हो गई, लोगों का डर खत्म हो गया। पहले वेव ऑफ इन्फेक्शन में ये बोला जाता था कि लोगों के अंदर डर ज़्यादा था, इन्फेक्शन कम था। सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन में बोला गया कि लोगों के अंदर डर कम है, इन्फेक्शन ज़्यादा है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी भी थी लोगों के बीच में, पॉलिसी हेजिटेंसी थी, सरकार ने भी स्टेप सही समय पे नहीं लिए, और ये जो वायरस म्यूटेंट है ये भी कहीं ना कहीं तेजी से फैल रहा है, और उसके चलते लोगों ने भी आप कह सकते हो कि पेंडेमिक फैटिग के चलते प्रॉपर सेफगार्ड्स नहीं लिए। और आप देख सकते हो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्कूल्स कॉलेज ओपन हो रहे हैं, इतना इन्फेक्शियस वर्जन फैल रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ों को यहाँ पे रोकने की ज़रूरत है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी है भाई गोल्डन रूल्स ऑफ मास्क वियरिंग, कफ एटिकेट, मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, अवॉइडिंग क्राउड्स। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। सोशल वैक्सीन इज द बेस्ट वैक्सीन। हर जगह मास्क पहने, ठीक है, कफ एटिकेट होना चाहिए। अगर आपको छींक आ रही है तो अपने नाक के ऊपर हाथ रख के छींकें। क्राउड्स को अवॉइड करें, हाथ साफ रखें, लगातार अपने आप को सैनिटाइज करें, ठीक है ना भाई। कुछ बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से बाहर निकलें, वरना ना निकलें। ओके, यहाँ पे फिर कुछ यूएस टाइप के एग्जांपल्स भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि यूएस में वही लोग ट्रैवल कर सकते हैं जिनको वैक्सीनेशन दिया गया, तो इंडिया में भी कुछ इस प्रकार के मूवमेंट्स चलाने चाहिए कि जो लोग वैक्सीनेट हो चुका है वही घर से बाहर निकलें और उन्हीं को ट्रैवल करने की परमिशन दी जाए। वैक्सीनेशन शुड बी प्री रिक्विसाइट। आगे आने वाले समय में कुछ इस प्रकार के लॉज भी इंट्रोड्यूस होंगे शेंजन वीज़ा में, यूएस वीज़ा में, जिनको वैक्सीन मिल चुकी है वही ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इंडियन रेलवेज़ के ऑफिसेज हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन की बात हो रही है। तमिलनाडु के बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और ऑफिसेज में वैक्सीनेशन को ज़बरदस्ती, मतलब आप कह सकते हो कि लोगों को कन्विंस करके वैक्सीन देने की कोशिश की जा रही है। मतलब मेजर बेसिस पे वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तैयार किया जाए, लोगों को कन्विंस किया जाए कि हाँ भाई ये वैक्सीनेशन हेल्दी है, सेफ है, आप ले सकते हो। इस प्रकार की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं। प्लस यहाँ पे ये बोला गया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मुंबई की ट्रेनें हो गई, बसें हो गई हमारे देश में जो बहुत भरी हुई होती हैं, इनके अंदर चढ़ने के लिए आपके पास एक वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप वैक्सीनेट हो रहे हो तभी किसी भीड़ वाली जगह पे जाओ। तो इस प्रकार की पहले अगर आप कुछ प्री कंडीशंस रख देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के बिहेवियर में फ़र्क आएगा। लेकिन इस प्रकार की पॉलिसी भी सरकार नहीं बना रही है। एक तरफ पे सरकार ये बोलती है कि वैक्सीन सेफ है, दूसरी तरफ पे सरकार वैक्सीन को उतना एक्टिवली प्रमोट नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने अभी लिमिट तय कर रखी है कि 45 साल से ज़्यादा के लोग ही वैक्सीन ले सकते हैं और कोई वैक्सीन नहीं ले सकता, जबकि जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है वैक्सीनेशन सबके लिए इंक्लूड करनी चाहिए। यहाँ पे ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। हालांकि एक अच्छा डिसीजन लिया गया है कि सरकार इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन देगी। यूके और आपका यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी द्वारा, जापान की मेडिसिन एजेंसी द्वारा, यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जिन वैक्सीन को भी अप्रूवल दिया है, इंडिया में उनको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का अप्रूवल मिलेगा ब्रिजिन ट्रायल्स के बाद। प्लस WHO अप्रूव्ड वैक्सीन को भी यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कोरोना का इन्फेक्शन रेट है ये सच में बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में अब। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबिंग द स्लूथ्स ऑन द इसरो स्पाई केस। देखिए रिसेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इसरो स्पाई केस है इसके रिस्पेक्ट में मैंने अभी आपको बताया कि नंबी नारायण जी के ऊपर विनीत सर ने वीडियो बनाई है। उस वीडियो को देख लोगे अगर आप तो शायद आपको इस आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है और सीबीआई को बोला है कि जो जस्टिस डीके जैन कमेटी रिपोर्ट आई है ना, जस्टिस डीके जैन कमेटी रिपोर्ट क्यों आई है देखिए। Supreme Court order tasking the CBI to look into the Justice D.K. Jain committee report on action to be taken against those who implicated space scientist Nambi Narayan in the ISRO espionage case of 1994 is a logical and much needed step forward in ensuring accountability of suspected framer। ऐसा बोला गया कि कहीं ना कहीं मिस्टर नंबी नारायण को केरला की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। किस बेसिस पर अरेस्ट कर लिया? 2 मालदीवियन वुमेन पकड़ी गई थी और इनके स्टेटमेंट्स के आधार पर मिस्टी नंबी नारायण के ऊपर इम्प्लीकेशन लगा दिए गए, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए गए कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इसरो की प्रोवाइड कर रहे हैं।
कुल मिला के यहाँ पे नंबी नारायण जी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। ये बात कब पता चली? ये बात सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के समय पे पता चली। ये जो केस था वो केरला पुलिस से ट्रांसफर करके सीबीआई के पास गया। सीबीआई ने यहाँ पे आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ने बताया कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ग्रेव लैप्सेस हैं, कुछ लैक ऑफ एविडेंस है, जिसके चलते ये बोला गया कि नंबी नारायण की यहाँ पे गलती नहीं है। उसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि केरला की सरकार नंबी नारायण को छोड़ना नहीं चाहती थी। आगे बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस पहुंचा कि भाई नंबी नारायण को गलत तरीके से इम्प्लीकेट किया है 1994 में और इतने लंबे समय तक इनका इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इनको इतना परेशान किया, तो सुप्रीम कोर्ट में 2018 में बोला कि भाई 50 लाख रुपए का कंपनसेशन मिस्टर नंबी नारायण को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी ऑनर को, उनकी डिग्निटी को, उसके बाद जो इंटरोगेशन हुआ उसमें उनको जो परेशानी हुई, इनके ऊपर इतने ग्रेव चार्जेस लगाए गए, इसके चलते इनको 50 लाख का हर्जाना दो। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने ये भी डिमांड की और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये प्रेशर था कि जिन लोगों ने भी गलत प्रकार से इंक्वायरी इनिशिएट की है मिस्टर नंबी नारायण के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट एक्शन हो। तो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक कमेटी बना दी। कमेटी कौन हेड कर रहा था? जस्टिस डी के जैन। ओके, जस्टिस डी के जैन सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज हैं। जस्टिस डी के जैन का काम क्या था? जस्टिस डी के जैन का काम यह था इस बात के ऊपर इंक्वायरी करना कि क्या और किस तरीके से जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने मिस्टर नंबी नारायण को परेशान किया। तो मिस्टर नंबी नारायण निर्दोष हैं ये तो सीबीआई ने बोल दिया, लेकिन मिस्टर नंबी नारायण के अगेंस्ट जो अत्याचार हुए, जो इनका इंटेरोगेशन हुआ, जो इनकी परेशानी हुआ, इनकी ऑनर और डिग्निटी को नुकसान हुआ, जिन लोगों ने भी नुकसान पहुंचाया, जिन पुलिस ऑफिसर ने भी नुकसान पहुंचाया, उनको किस हिसाब से सजा देनी चाहिए, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को यहाँ पे सबमिट किया है और उस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन लेने की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे समझ गया बात को? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि जो भी इस रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं इनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। सीबीआई के पास इस रिपोर्ट को भेजा गया है, सीबीआई से भी इनपुट मांगा गया है। अभी इस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल क्यों रखा गया, इसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने नंबी नारायण के अगेंस्ट गलत किया है तो उसको देश की जनता के सामने लेके आओ, वही असली आप कह सकते हो इंसाफ होगा नंबी नारायण के लिए। लेकिन नहीं, अभी के लिए उस रिपोर्ट को यहाँ पे सीक्रेट रखा गया। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जिस प्रकार का आप कह सकते हो चार्जेस इनिशिएट किए गए थे नंबी नारायण के ऊपर, किसी प्रॉपर बेस पे चार्जेस इनिशिएट नहीं किए गए नंबी नारायण के ऊपर। जो प्रोब थी नंबी नारायण के ऊपर वो मैलिशियस थी। इनके अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ चला दिया गया विदाउट एनी बेसिस। फैंसी और नोशन पे क्रिमिनल लॉ चढ़ाया गया है, इनको फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया है। ये बात भी कहीं ना कहीं इस कमेटी की रिपोर्ट में निकल के आ रही है। फिर जब भी हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी ग्रेव चार्ज में, किसी करप्शन जैसे चार्ज में इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो बहुत क्वेश्चनेबल मेथड्स को इन्वॉल्व करती है, बहुत गलत प्रकार से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होती है। कहीं ना कहीं मिस्टर नारायण अपने खिलाफ ये जो इल्ज़ाम है इनको तो हटवा पाए हैं, लेकिन आप देखोगे कि सीबीआई ने जब ये बोल भी दिया था कि मिस्टर नंबी नारायण इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद भी केरला गवर्नमेंट मिस्टर नंबी नारायण को छोड़ नहीं रही थी, जबरदस्ती इनके ऊपर एक्शन ले रही थी। केरला गवर्नमेंट, ये सरकार ये प्रेशर डाल रही थी कि जो उनके पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने मिस्टर नंबी नारायण को अरेस्ट किया था, जिन्होंने मिस्टर नंबी नारायण के अगेंस्ट केस चलाया गया था, उनके ऊपर कुछ ना हो। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, अब मिस्टर नंबी नारायण के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो केरला सरकार तो उनको पहले भी छोड़ने के मूड में नहीं थी, उनकी पुलिस पीछे पड़ी हुई थी। ये तो अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया तब केरला की पुलिस शांत बैठ गई, केरला की सरकार शांत बैठ गई। हालांकि केरला की सरकार अब भी ये नहीं चाहती है कि उनके ऑफिसर्स के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी चले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इंक्वायरी तो चलानी पड़ेगी। तो अभी जो डीके जैन कमेटी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये आप कह सकते हो रिकमेंडेशन दिया है कि भाई आप प्रॉपर इंक्वायरी चलाइए और वो पुलिस ऑफिसर्स जिन्होंने अत्याचार किया या गलत प्रकार से आप कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन की मिस्टर नंबी नारायण के अगेंस्ट, उनको सजा दी जाए। अब किस हद तक सजा दी जाएगी ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। लूजर स्ट्रीक, क्रिकेट फाइट्स अगेंस्ट द स्काउट्स ऑफ गैम्बलिंग एज मैच फिक्सिंग इज फार फ्रॉम ओवर। हील स्ट्रीक का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में बात की जा रही है। स्पोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये दो बेसिस पे डिपेंड करता है। पहला बेसिस तो ये है कि एक एथलीट इतनी मेहनत करता है, उस एथलीट के अंदर ये डिज़ायर है कि वो फील्ड पे अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ओके, तो जो एथलीट की डिज़ायर होती है जीतने की, उससे उस एथलीट की बेस्ट परफॉर्मेंस फील्ड पे निकल के आती है, ठीक है। और यही आप कह सकते हो स्पोर्ट की एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ स्पोर्ट की ये है कि जो फैंस होते हैं, जो स्पोर्ट्स को देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये बिलीफ होता है कि जो कुछ भी उनके सामने चल रहा है ना वो रियल चल रहा है, स्पोर्ट्स इट्स रियल। लेकिन जब ये मैच फिक्सिंग टाइप की बेटिंग जैसी चीज़ें सामने निकल के आती है ना,
तब कहीं ना कहीं लोगों के आंखों के सामने से वो पर्दा हट जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी देख रहे हैं ना वो रियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। जब मैं छोटा था बहुत WWF देखता था, आज भी डेट में बहुत WWF देखते। मेरा एक फेवरेट फाइटर हुआ करता था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। रॉक और अंडरटेकर टाइप के बहुत सारे फाइटर्स थे। उस समय पर हमको लगता था कि ये जो फाइट्स हो रही हैं बहुत रियल है, लेकिन बाद में ये चीज़ क्लियर हुई कि ये फाइट्स रियल नहीं है, ये फाइट्स रिग्ड होती हैं। समझ गया बात को? कुछ इस प्रकार से स्पोर्ट्स और बाकी गेम्स में भी देखने को मिल रहा है। जब भी हम कोई ऐसी न्यूज़ सुनते हैं जहाँ पे हम ये सुनते हैं कि भाई एथलीट्स ने स्टेरॉइड्स खा ली और रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेयर ने बुकीज से पैसा लेके मैच फिक्सिंग कर दी, तो इस प्रकार की जब न्यूज़ हमारे सामने निकल के आती है ना कहीं भाई ऐसा लगता है कि भाई स्पोर्ट्स जिस तरीके से जनरल पब्लिक स्पोर्ट्स को देखती है वो उस तरीके का नहीं है। करप्शन आज की डेट में स्पोर्ट्स तक में भी घुस गया है। तो देखिए क्या बोला गया, करप्शन दैट टेंट्स परफॉर्मेंस इज अ पॉइजन डैगर which cleaves sports throbbing out, and the latest scandal involving Heath Streak is a crushing blow to cricket. Heath Streak का अभी लेटेस्ट स्कैंडल क्या है? हीथ स्ट्रिक ने रिसेंटली ये एडमिट किया, और पहले बता दूं कि जिम्बाब्वे टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं हीथ स्ट्रिक। इन्होंने ये कहीं ना कहीं ये माना है कि भाई इन्होंने बुकीज के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर किया। जब ये आप कह सकते हो जिम्बाब्वे से लेके कोलकाता नाइट राइडर्स तक के कोच रहे हैं, इन्होंने बुकीज के साथ क्रूशियल इंफॉर्मेशन सेव की है, मतलब शेयर की, जिसमें उन्होंने प्लेयर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स तक शेयर किए। अभी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मिस्टर हीथ स्टिक की अगर आप बात करो तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं है जिससे कि पूरा का पूरा मैच का आउटपुट बदल जाए, लेकिन अगर आप प्लेयर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी बुकीज को दे रहे हो तो बुकीज ऑब्वियसली बात है उन प्लेयर्स से कॉन्टैक्ट करेंगे। अभी उन प्लेयर्स ने बैक एंड बुकीज के साथ क्या डील की ये किसी को नहीं पता है, बट ऑर्गेनाइज तरीके से एक टीम का कोच यहाँ पे एक मिडिल मैन बनता नजर आ रहा है, जो कि बुकीज और प्लेयर्स के बीच में एक मिडिल आप कह सकते हो वो लिंक की तरह काम कर रहा है। तो डेंजरस है ना। एक टीम का कोच तो रिस्पॉन्सिबल होता है उस टीम की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, वो कोच ही यहाँ पे बुकीज को फैसिलिटेट करने लगेगा तो प्लेयर्स पे क्या इफेक्ट आएगा आप इस चीज को एज्यूम कर सकते हो। अगर आप बात करो तो 2016 से लेके 2018 के बीच में इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हीथ स्ट्रीक ने रिलीज किया, ऐसा यहाँ बोला गया। रिसेंटली ही वेडनेसडे को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हीथ स्ट्रीक को 8 साल के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है, देखा जाए तो जिम्बाब्वे का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है हीथ स्ट्रीक। अगर आप देखें तो अच्छे फास्ट बॉलर थे, इनके मैचेस भी देखे होंगे अक्सर कर। सचिन ने इनको खूब तोड़ा है, सचिन के विकेट्स भी लिए इन्होंने। ईस्टफील्ड बैट्समैन भी थे। अपने 12 साल के कैरियर में 455 विकेट्स लिए इन्होंने और 4933 रन बनाए हैं। 2005 में रिटायर हो गए। कुल मिला के जब भी इस प्रकार के आप कह सकते हो कि मैच फिक्सिंग की न्यूज़ सामने आती है, ऐसी बहुत सी और न्यूज़ आई हैं, जैसे कि साउथ अफ्रीका के जो प्रीवियस कैप्टन थे लेट हेनजी क्रॉनियर, फिर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात कर लीजिए, सलीम मलिक की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये सब मैच फिक्सिंग इन्वॉल्व रहे हैं। कहीं ना कहीं सब ने बहुत लंबे समय तक केसेस लड़े हैं मैच फिक्सिंग को लेके, और इन्होंने जीते भी हैं उन केसेस को। कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जो इल्ज़ाम थे वो प्रूव नहीं हुए, बट कैरियर तो इनका टेंट हो ही गया, और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के ऊपर जो लोगों का भरोसा है वो भी चला गया। 2013 में भी एक ऐसा ही स्पॉट फिक्सिंग केस हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग में, जिसके बाद बीसीसीआई में भी कुछ आप कह सकते हो कि रिफॉर्म्स किए गए थे। तो बोला यहाँ पे यही जा रहा है कि इस प्रकार के जो इवेंट्स है ना वो स्पोर्ट्स की बेसिक आप कह सकते हो स्पिरिट को तोड़ते हैं, और लोगों का जो भरोसा है स्पोर्ट्स में वो हटाते हैं। और यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि भाई जो सीधे सीधे हीथ स्ट्रीक ने किया उससे मैच का आउटकम नहीं बदला, लेकिन कहीं ना कहीं एक टीम का कोच ही अगर बुकीज को फैसिलिटेट कर रहा है तो बहुत हद तक चांसेस है कि हो सकता है किसी प्लेयर ने भी साथ दे दिया हो किसी बुकी का मैचेस को फिक्स करने में। ठीक है, अभी एक्चुअली में स्ट्रीक का इन्वॉल्वमेंट किस हद तक कैसा था इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। बस यही बोला गया है कि हीथ स्ट्रीक अपने प्लेयर्स के कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड करते थे बुकीज को। ओके, अब इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को अगर पास्ट में देखा जाए तो 1990s में ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि भाई शेन वॉन और मार्क वॉ पिच और वेदर इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे बुक मेकर से। अब उन्होंने तो ये बोला कि वो पिच इन्फॉर्मेशन शेयर करते तो हो सकता है कुछ और भी शेयर करते हो, कुछ पता नहीं है। कुल मिला के जिम्बाब्वेन क्रिकेट के लिए भी अच्छी न्यूज़ नहीं है, और ओवरऑल क्रिकेट के लिए भी ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। मतलब अभी भी आईसीसी की जो लड़ाई है गैम्बलिंग के अगेंस्ट, मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट, ये चालू है। तो इस इन्फॉर्मेशन को आप इस्तेमाल कैसे करोगे? एथिक्स पेपर 4 में, ठीक है, मोरालिटी की जब बात होती है, करप्शन फ्री होने की बात आती है, तो एक जब भी आपसे करप्शन के फैसेट्स में बात की जाए, एथिक्स की बात की जाए, तो आप स्पोर्ट में इस स्कैंडल को मेंशन कर सकते हो। मतलब कभी भी अगर आप मोरालिटी पे लिखो
ठीक है, एथिक्स पे लिखो, करप्शन पे लिखो, तो जितने अलग डायमेंशंस के करप्शंस को आप कोट करोगे ना, उतना ही आपके आंसर को डेप्थ मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप किसी ऐसी जगह पे कोट करके कुछ एक्स्ट्रा नंबर खींच सकते हो। तो ये था एनालिसिस फ्रेंड्स। आई होप आपको काफ़ी समझ में आई चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।